नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पहले चरण के चुनाव से पहले यूपी में सियासी तपिश बढ़ रही है और सभी दलों के धुरंधर अब सियासी मैदान में कूद चुके हैं। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार चुनावी मैदान में उतरकर योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश और जयंत भी बीजेपी के लिए चुनौती को पेश कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यूपी के चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लाने की है, तो फिर अखिलेश किसान और महंगाई के मुद्दे को मुख्य तौर पर उठा रहे हैं। अब बीजेपी के धुरंधर पश्चिमी यूपी में विजयी पताका को लहराने के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन एक सियासी पिच को तैयार करते हुए दिख रहे हैं, जिस पर वो जाट समेत उन सभी मुद्दों को उतारना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। अब पश्चिमी यूपी को साधने में लगे अखिलेश और जयंत की जोड़ी को रोकने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हर रोज पश्चिमी यूपी में अपना डेरा डाल रहे हैं। तो पहले चरण में पश्चिमी यूपी की जिन 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन 58 सीटों में से 53 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत को दर्ज किया था। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सीटों को बचाने की है। अब इन सीटों को जीतने उतरे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपने बयान के जरिए अखिलेश और जयंत को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर पश्चिमी यूपी में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी की वजह हैं, और आखिर क्यों पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर बीजेपी इसको लेकर के आखिरी संदेश आखिर क्या देना चाहती है। तो पश्चिमी यूपी के अंदर इस समय जो मुद्दे हैं वो आपको दिख रहे हैं सियासी फिजाओं में भी तैरते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत दोनों लोग किसान के मुद्दे को उठा रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था या पलायन के मुद्दे पर यहां पर एक पिच को तैयार करने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच में जाटों को साधने की भी लगातार आपने देखी है कि जो कोशिशें हैं वो साफ तौर पर दिखी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो अपना परचम है वो लहराया था, और ऐसे में अब उन सीटों को दोबारा से कायम रखने की जो चुनौती है वो बरकरार है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और कैसे उन सीटों को दोबारा से कायम रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये जो पूरी मशक्कत है वो आपको साफ तौर पर दिख रही है। तो आप समय आप देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं है, एक हफ्ते का समय अगर आप आज से मानकर चलते हैं, तो चूंकि आज 3 तारीख है और 10 तारीख को वोटिंग होनी है, ऐसे में अब ये जो सियासी फिजा है वो किस ओर जा रही है, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शहबाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। शहबाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विनय सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचन जी, आपके ही पास में सबसे पहले आऊंगा, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर लगातार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेता तक सब हमको दिख रहे हैं कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही, क्या वो जमीन कहीं आपको लगता है कि दरकती हुई या खिसकती हुई नजर आ रही है, इस वजह से ये कवायद और ज्यादा नजर आ रही है? कंचन जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी जिससे मैं डिबेट को आगे बढ़ा सकूं। कंचन जी, मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, जी माफ करिएगा। आयुष जी, ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन कहीं से खिसक रही है। जमीन की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों की जो जमीन खिसक गई है उसको ये लोग फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, शासन व्यवस्था में थे और आपने शासन में रहकर के उन लोगों के लिए जहां पर आप जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़का करके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपने उनके लिए कुछ किया है? क्या मैं पूछ सकती हूँ, या फिर उनको कभी अंदाजे में आ सकता है कि अखिलेश जी ने क्या किया है वहां की जनता के लिए, क्या किया है वहां के किसानों के लिए, क्या किया है जाटों के लिए? मैं जाट बोल रही हूँ क्योंकि जातीय व्यवस्था है एक हमारी, क्योंकि हमारी मजबूरी है बोलना। बाकी वहां के जाट में हमें किसान मिलता है, किसानों में जाट मिलता है। तो ये कहने का मेरा मतलब केवल इतना है कि अगर उन्होंने अपनी पिछली सरकार में कुछ किया होता, कुछ भी किया होता, तो वो ये बताने में सहमत होते कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए ये नहीं किया है, तो आप भी कह सकते थे या जनता मान सकती थी। लेकिन जनता और किसान कैसे मान सकते हैं? वो किसान कैसे मान सकते हैं जिन किसानों की आपने ही वहां के लोगों की जमीनें छीन ली, वहां के लोगों के किसानों के खून से आपके हाथ रंगे
हुए हैं, वहां के दंगों से आपके हाथ रंगे हुए हैं, आप ये बात उन लोगों से कैसे कह सकते हैं? वहां पर जो सच में जो मुद्दा था ना मुसलमानों का और जो जाटों की सच में जो लड़ाई और दंगे वाली चीजें थी वो आज से शुरू होती है, तो यहाँ ये मुद्दा वो कैसे भूल सकते हैं? कैराना और मुजफ्फरनगर लेकिन कंचन जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि ये लड़ाई ही भाईचारा बनाम भाजपा की है, वो भाईचारा बनाना चाहते हैं और आप लोग उस जख्म को बार बार कुरेदते हैं, इसलिए ये लड़ाई भाजपा बनाम भाईचारे की है। अगर भाईचारा इन लोगों को याद आता ना तो ये सारे मुद्दे वो लोग करते ही नहीं, ये सारे कांड वो लोग नहीं करते अगर भाईचारे की बात करें। और भाईचारे की बात करें तो जरा ये इनकी लिस्ट में जरा ध्यान दिया जाए तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो इनके भाईचारे में क्या ये गुंडे ही आते हैं? क्या ये गुंडों को ला करके वही गुंडे जो लोग किसानों की जमीन हड़पने वाले हैं वही गुंडे हैं, जो लोग पार्क तक नहीं छोड़ते हैं वही लोग। मैं नाम नहीं लूंगी, सब आप ठीक है, जानते हैं। चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूँ। विनय जी मेरे साथ मौजूद हैं। विनय जी, विनय सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, दो तीन चीजें बहन ने हमारी कहा कि वहाँ के मुद्दे क्या है, जो वहाँ के जाट किसान भाई हमारे हैं वो उनके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया है ये बता रहे हैं कि कितने लोगों को मरवा। आपको याद होगा 13 महीने तक यही जाट भाई किसान जो है पश्चिम से अधिकतर किसान आते हैं, 13 महीने तक भारतीय जनता पार्टी से याचना करते रहे, तब भारतीय जनता पार्टी सुनी नहीं। 700 किसानों के शहीद हुए किसानों के खून से आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ रंगा हुआ है। हमारी बहन उस पर ध्यान नहीं देती है। वो बताती है कि मुसलमानों को और हिंदुओं, बताइए ये कौन सा लैंग्वेज है? ये भारत के प्रदेश में जो हम अच्छे अखंड भारत की जो परिकल्पना करते हैं, ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि वहाँ के लोग क्या आपके लिए अखंड भारत के लोग नहीं थे? ठीक है कंचन जी, एक सेकंड विनय जी, हाँ विनय जी को बोलने दें, पहले एक एक करके सब बोले क्योंकि मैं समय पूरा दूंगा आप लोग को। पहले विनय जी को, हाँ ठीक है, इंटरप्ट करेंगे ना बीच में तो थोड़ा समझ में नहीं आता ना। कंचन जी आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी, उनकी भी नहीं आएगी, एक एक करके सब बोल लेते हैं। विनय जी, विनय जी, जब हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं तो इस तरीके की बातें कि मुसलमानों को और अरे ऐसा नहीं है। ये भारत बहुत सुंदर देश है, यहाँ पर तमाम धर्म तमाम जात के लोग एक छत के नीचे बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन उनको लड़ाने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया तो यहाँ तो आपने लड़ाया है ना, लड़ाया तो आपने है ना, तो क्या वो वहाँ के लोग लड़ गए, जो लोग मर गए, जो लोग पलायन कर गए, तो क्या वो मुसलमान और जो सामान्य कंचन जी आपके सवाल को मुझे लगता है मैं भी समझ गया, विनय जी भी समझ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। एक थोड़ा सा धैर्य रखें विनय जी। जिस तरीके से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज उस जख्म को भरने का प्रयास अगर कहीं ना कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी कर रही है, तो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन विनय जी देखिए ये बात तो कंचन जी की सही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर उस जख्म को कुरेद रही है तो वो जख्म दिए किसने? ये सवाल तो उठेगा ना भाई। सरकार उस समय आपकी थी, अगर 13 में कवाल गांव के अंदर जो कुछ हुआ, विनय जी मेरा सवाल सुनिए ना, 13 के अंदर अगर कुछ भी हुआ तो वो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना उसकी। वो कैसे घटना घटी? एक सेकंड कंचन जी, थोड़ा ध्यान रखें। हाँ विनय जी, हादसा होता है तो कहीं न कहीं उसको भड़काने का काम हिंदू मुस्लिम के रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मतलब आपकी सरकार उस समय कुछ नहीं कर पा रही थी ना विनय जी? विनय जी अगर मैं आपकी इस बात को भी मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी उसको भड़का रही थी तो आप उसको रोक नहीं पाए, इसका मतलब आपकी कानून व्यवस्था एकदम नाकारा थी। भाई रोकते तो सही, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने घटना घटित करवा दी कवाल गांव के अंदर। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ा करके जो अंग्रेजों की पहले की जो सिस्टम था उसी सिस्टम पर चलकर कहीं कहीं भारतीय जनता नहीं विनय जी देखिए ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश, विनय जी मेरा सवाल है, विनय जी मुझे एक बात, अरे कंचन जी धैर्य रखें। कंचन जी मुझे सवाल पूछने दे। कंचन जी थोड़ा सा धैर्य रखें। विनय जी विनय जी मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। कंचन जी थोड़ा सा धैर्य रख लें। कंचन जी आपने अपने बारे में बोल लिया। कंचन जी आपने अपने बारे में बोल लिया। देखिए सबको समय देना पड़ेगा ना, यहाँ पे 3 मेहमान है, मुझे सबको समय देना पड़ेगा। धैर्य रखें। विनय जी मेरे सवाल पर आए। विनय जी कंचन जी थोड़ा सा शांत। कंचन जी
कंचन जी, कहाँ से आए आप? कंचन जी, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखें और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, दोनों लोग रखें। एक सेकंड, अरे विनय जी, अरे विनय जी, मेरा सवाल सुने पहले। अरे विनय जी और कंचन जी, दोनों लोग शांत हो जाएं, हमारी बात भी नहीं पूरी हमारी दोनों लोग शांत हो जाए। देखिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप में आपस में उलझ रहे हैं, आप लोग समय खराब कर रहे हैं, खाली समय खराब कर रहे हैं। देखिए मुझे ठीक है, मुझे मैं आयुष जी बोलता नहीं, कोई बोलता है तो। ठीक है शहबाज जी को मैं अभी समय दे रहा हूं। ठीक है, आप दोनों लोग देखिए इसी तरह से उलझे रहेंगे। शहबाज जी, पहले शहबाज जी मैं आता हूं। विनय जी एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य रखें। शहबाज जी, अनम्यूट करें एक बार अपना माइक, मुझे लगा शायद आपका ऑडियो म्यूट है। और दूसरा ये है कि ये जो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल दिख रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को उसमें कैसे देखते हैं आप? सर आप सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। सर एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। शहबाज जी, मेरा सवाल यह है कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं या जो मुद्दे हमको नजर आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का आकलन आप कहां से करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पलायन के मुद्दे को उठा रही है, भाईचारे की बात समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? क्योंकि समय अब सिर्फ एक हफ्ते का है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। सर जहां तक सबसे पहले समय की बात है तो मैं आपको क्लियर तौर पर बता देना चाहता हूं, कंचन जी थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। सर अगर बीजेपी के पास मुद्दे गिनाने को होते तो इन्हें इस टाइम पर शिमला याद नहीं आ रहा होता, इन्हें अपना विकास याद आ रहा होता। इनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, वो है धर्म की राजनीति, वोटर्स का ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर। मैं बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही है तो मैं कैसे भूल जाऊं उस किसान आंदोलन को, उन तीनों कृषि काले कानूनों को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए थे। और क्लियरली तौर पर मुजफ्फरनगर दंगा था वो एक अतीत था, क्या हुआ सबको पता है। लेकिन 700 किसानों की शहीदों का दाग, 700 किसान जो शहीद हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार है जो निष्पक्ष तरीके से देश का बच्चा, बुजुर्ग, महिला सब बता देगा कि 700 किसानों की शहीदी का जो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी है। आज डैमेज कंट्रोल के नाम पर कंचन जी सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं चल रही है, आप आके यहाँ पर इंटरप्ट करती हैं। कंचन जी ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं है आपकी। कंचन जी देखिए थोड़ा सुनना सीखिए। कंचन जी देखिए इस तरह से चर्चा केवल डिस्टर्ब होती है। देखिए आप समय खराब कर रहे हैं कंचन जी। सवाल सबके सुनने में आपको समय दूंगा, आराम से दोनों लोगों की बातों का जवाब दीजिएगा। मैं समय ना दे रहा हूं तो आप कहिए, पहले बोलने दें। हाँ बोलने दें। सुना हमें ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। 700 शहीद किसानों का अगर कोई जिम्मेदार है इस देश में तो वो मोदी जी का हटपन था। माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। जब देश के अंदर 700 किसानों की शहीदी हुई, माननीय अमित शाह जी कहां थे, योगी जी कहां थे, मोदी जी कहां थे? ठीक है शहबाज जी, ये तो देखिए चुनावी बातें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कांग्रेस के पास मुद्दे क्या है? क्योंकि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी भी हैं। जी सर, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता क्यों करे? आयुष जी सुन लीजिए, आजादी के बाद से अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो 40% महिलाओं को टिकट देकर माननीय जननेता आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने साबित कर दिया है कि जो देश का कमजोर तबका है महिला, उसको हमने। शहबाज जी लेकिन अब आप देखिए अपने आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है शहबाज जी। आजादी के बाद से अब तक इतना 22 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? भाई पहले ही 40% आपको महिलाओं को दे देना चाहिए था, आज महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती। महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो सर चलिए धीरे कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपलिफ्ट करने का काम किया है महिलाओं को। लेकिन 22 में ही क्यों आपको याद आ रहा है कि 40% देना चाहिए? आपने तो 17 में भी 40% नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं। अरे मैं कह रहा हूं 17 में आपने क्यों नहीं दिया? 17 में तो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे, तब भी नहीं दिया। अरे चलिए ठीक है, 17 नहीं 12 में ही दे देते 40%, तब भी नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दिया 40%? ये 22 में 40% की याद क्यों सताई आपको?
कांग्रेस की तरफ से पैनल हूं, ना कि सर मैं समाजवादी पार्टी की ओर से। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि 12 में क्यों नहीं दिया 40% और 17 में क्यों नहीं दिया 40%? 22 में 40% की याद क्यों आई? 11 क्यों दिया इस आपने? तरीके 11 से सीटें पिछले क्यों दी? विगत वर्षों में आप देखेंगे महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है, उन्हें पॉलिटिकल ठीक है। राइट से दूर रखा गया। ठीक है, इकोनॉमिक पंजाब में राइट क्यों नहीं दे रहे हैं 40%? पिछले 7 साल से पंजाब में 40% क्यों नहीं दे रहे हैं टिकट? पंजाब का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें भी हम हर वर्ग को साधते हुए चल रहे हैं, चाहे लेकिन युवा हो, 40% क्यों नहीं दे रहे हैं? पंजाब में कितनी महिलाओं को उतारा आपने शहबाज सर, जी? ये जो मैंने नीड इसीलिए है कहा। उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर इसीलिए प्रदेश कह में रहा हूं कहीं ना शहबाज कहीं- जी कि आपके सवाल में ही जवाब है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, कम से कम जहां तक मेरी लेकिन जानकारी सर, है। तो कौन सा आपका जो विजन है महिलाओं को लेकर के, वो सब जगह समान होना चाहिए। आयुष जी, एक बिल्कुल, मिनट। मेरा जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल मेरा जवाब सुन लीजिए सर। जो कौन सा प्रदेश किस हाशिए पर खड़ा है? उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है एनसीआरबी की रिपोर्ट के खिलाफ। रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की उत्तर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में भी देखा जाएगा, कंचन उत्तर प्रदेश में भी देखा जाएगा, क्यों नहीं देखा जाएगा? उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ा है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी ने इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इस तरीके से बेरोजगारी दर ये कोई सभा नहीं कर रही। और आज 30% है बेरोजगारी दर। आज ये कोई सभा नहीं कर रही है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। हवा से बातें करके आप दबाना चाह रही हैं आवाज। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। आज महंगाई का जो आंकड़ा है वो बताना पड़ेगा। महिलाओं के साथ जो अभद्रता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है वो बताना पड़ेगा। आप जीत कर आप तथ्यों को गलत मोड़कर किसी की आवाज नहीं दबा सकते। आप तथ्यों से नहीं भाग सकते। ये जो आप 40% की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले ही हमारी बदौलत, हमारी वजह से 2017 में केवल और केवल हमारी वजह से, किसी और की वजह से नहीं, सबसे पहले 40 महिला विधानसभा में गई थी हमारी वजह से। आजादी से लेकर के आज तक की स्थिति में देखा जाए, जनता ने फिर से भेजा था महिलाओं को, उनके लिए महिला केवल उनकी आयुष जी, डिबेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर इस तरीके से बातचीत की जाएगी। ये चर्चा जो है कोई नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है, एक आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अपनी बात रख रही हैं। धैर्य के साथ दूसरों को सुनिए। ठीक है कंचन जी, भाई देखिए शहबाज जी कि भाई महिलाओं को बोलने का अधिकार है भाई, उनको कैसे रोका जाए? ठीक है कंचन जी थोड़ा धैर्य रखें। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं समय दे रहा हूं ना, सबको दे रहा हूं। एक सेकंड विनय जी, अभी देखिए विनय जी की बात, ठीक है एक सेकंड, विनय जी की बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। कंचन जी, दागी विधायकों की बात कर रहे हैं। कंचन जी सुनेंगी आप, कंचन जी सुनेंगी आप, कंचन जी सुनेंगी आप, कंचन जी सुनेंगी आप। कंचन जी देखिए, कंचन जी देखिए मेरा, ठीक है कंचन जी देखिए, कंचन जी सुनना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप बहुत धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आप दोनों लोगों की बात का जवाब दे पाएंगे। मैं आपको पूरा समय दूंगा ना, थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा धैर्य रखें। चर्चा देखिए इस तरीके से डिस्टर्ब हो रही, समय खराब हो रहा। विनय जी, आयुष जी, ये दागी विधायक सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार, विनय जी सुन लीजिए, ठीक है एक सेकंड, पहले विनय जी की बात हो जाए। शहबाज जी मैं आता हूं आपके पास, पहले विनय जी। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, उस समय जो बेरोजगारी दर था वो 2.5% था। 2018 में 10% हुआ, 2019 में 12% हुआ, आज की तारीख में 21% है बेरोजगारी दर। ये भारतीय जनता पार्टी बताना पड़ेगा, बताना कैसे आंकड़े आप 80 रुपए किलो टमाटर, यही गरीब खरीद के खाए, 80 रुपए किलो प्याज खरीद करके खाए, ये बताना पड़ेगा। गरीब आज टमाटर की वैल्यू ये जान से लगा रहे हैं, टमाटर की चलिए अब कंचन जी आप जवाब दे लीजिए, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं। ठीक है एक सेकंड, पहले कंचन जी देखिए बेरोजगारी का भी जिक्र होगा, युवाओं का भी जिक्र होगा, कानून व्यवस्था का भी जिक्र होगा, डाटा और फैक्ट्स का भी जिक्र होगा ना, क्योंकि कोड करना पड़ेगा कंचन जी, डाटा और फैक्ट्स को बताना पड़ेगा ना। और फैक्ट्स के साथ आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि इनके समय में बेरोजगारी दर कम थी तो आपके समय में कैसे बढ़ी? ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी सवाल उठा दिया आपने, मैं इसका जवाब लेता हूँ। ठीक है विनय जी,
मुस्तफा आपके शासनकाल में ठीक है विनय जी, जवाब ले लेते हैं, आप जवाब दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं के सम्मान में अगर किसी की सड़क से घोषणा की ठीक है विनय जी, ठीक है, आप जवाब सुनिए विनय जी, जवाब सुनिए। देखिए 17 की काम गिनाने से काम चलेगा नहीं ना, बात तो ये है ना विनय जी, 17 का काम अगर आपका इतना बढ़िया होता तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सत्ता में होते, लेकिन ठीक है, अब इन्होंने क्या नहीं किया वो सवाल आपने उठा दिया, अब उसका जवाब सुन ले विनय जी। ठीक है, हो गया। कंचन जी जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगे, उनके पास जवाब क्या है? विनय जी देखिए, फिर वो आपके बीच में बोलते रहेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है भाई, इनका जवाब सुन लें, थोड़ा सुने तो सही, सुने तो सही, चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। एक सेकंड, अभी देखिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप कैसे कर रहे हैं। भाई देखिए मुझे एक बात बताइए, एक डाटा रखा शहबाज जी ने जिसमें उन्होंने ये कहा कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कंचन जी उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दीजिए। और दूसरा डाटा जो बेरोजगारी को लेकर के रखा गया विनय जी की तरफ से, दोनों ही विषयों पर स्पेसिफिक जवाब। बेरोजगारी दर कहां से भाई? बेरोजगारी आपकी शासन व्यवस्था में आपने कितने रोजगार दे दिए? क्या आप हमें गिना सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ कि चलिए शहबाज जी, ठीक है, शहबाज जी क्या कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। ठीक है कंचन जी ठीक है। विनय जी थोड़ा शांत हो जाए। शहबाज जी बात रखें अपनी, शहबाज जी बात रखें। जिस तरीके से क्या चल सर, एक दूसरे की बात सुन लीजिए धैर्य के साथ, आंकड़े रखिए, बीच में ना बोले। कंचन जी धैर्य के साथ सुन लीजिए सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी शहबाज जी इतनी बात रखें सर। बात इनकी दंगा मुक्त प्रदेश की, दंगाइयों की, अपराधियों की चल रही थी। तो जो एडीआर की रिपोर्ट आई है अभी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार बीजेपी ने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट वितरण किया है। यह क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के विनय जी, आयुष जी, इस तरीके से अपनी बात रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय भी नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस मुद्दे पर इस बार जनता क्या सोचती है, इसके लिए देखना इस बार के चुनाव के अंदर परिणाम बहुत दिलचस्प रहेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।